मैं जिस संगठन का पूर्णकालिक प्रचारक बनना चाहता हूँ, अयोध्या जाकर के मरने के लिए तैयार हूँ, वो लोग अगर मेरे घर का खाना भी नहीं खा सकते हैं, तो फिर इस हिंदू राष्ट्र में मेरी जगह कहाँ? और वहीं से ये सवाल जो शुरू हुआ, वो सवाल ने एक तरीके से मुझे आरएसएस से बाहर आने में मदद की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसी वर्ष 100 वर्ष पूरे हुए हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं इसी संगठन से जुड़े एक पूर्व सदस्य से। भवन मेघवंशी जी एक पेशे से पत्रकार हैं और वो अम्बेडकर आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी किताब मैं एक कार सेवक था में बात की है कि कैसे संघ में उन्होंने जातिवादी मानसिकता का सामना किया। जैसे कि अभी इसी वर्ष में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कास्ट सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे ही कास्ट सिस्टम खत्म होगा तो इससे राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की एकता, इस तरह के उन्होंने शब्दों का जिक्र किया था अपनी स्टेटमेंट में। आइए आज भवन मेघवंशी जी से बात करते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने अपनी किताब मैं एक कार सेवक था में ये मेंशन किया है कि कैसे आरएसएस में आपने जातिवादी मानसिकता का सामना किया। ठीक है, लेकिन आपने वो अपनी जर्नी भी उसी तरह से शेयर करी है। लेकिन आरएसएस जिस तरीके से आजकल बात कर रहा है कि कास्ट सिस्टम को खत्म कर देना चाहिए, इससे राष्ट्र की उन्नति होगी, इस तरह की जो बातें कर रहा है, तो आप अपने इस तरह अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि उस टाइम जब आप ऑर्गेनाइजेशन में थे, उस संगठन से जुड़े हुए थे, तो उस वक्त क्या सच्चाई थी इस बात की। और क्या एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आपको लगता है आपकी लाइफ में था कि जब आपको लगा कि आपको उस संगठन से अलग हो जाना चाहिए। अभी जिस तरह की बातचीत आरएसएस के सरसंघ चालक करते हैं, और खास तौर पे वो विभिन्न विषयों पर एक पॉलिटिकल करेक्टनेस के साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और आप उनको अगर पिछले 4-5 सालों की बातचीत को अगर सुनेंगे, तो आपको महसूस होगा कि बहुत बदलाव जैसे उनमें आ गया है। तो अगर वो ये कह रहे हैं और वो इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि जो भारतीय हिंदू समाज है, अ, उसको इस स्थिति में पहुंचाने का जिम्मेदार जाति है और जातिवाद है, तो उसको खत्म करने के लिए उसके संगठन ने क्या किया, इसके बारे में भी उनको बात करनी चाहिए। क्योंकि अब उनको 100 साल हो गया, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का 100 साल बहुत लंबी अवधि होती है। तो इस 100 साल की अवधि में आरएसएस का जाति को लेकर के किस तरह का काम रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं। गोरक्षा के लिए वो सड़कों पे उतरे हैं, राम मंदिर के लिए बहुत बड़ा आंदोलन उनका रहा है, और भी बहुत सारे आंदोलन उन्होंने किए हैं। लेकिन क्या उनके 100 साल के इतिहास में कोई भी एक ऐसा अवसर है जहां वो ये कह सकते हो कि उन्होंने जाति के उन्मूलन के लिए कभी भी कोई बात कही हो, या कभी कोई आंदोलन किया हो, या कोई उनके प्रैक्टिस में भी ऐसा नजर आता हो जहां पर उनके कार्यकर्ताओं ने अंतरजातीय विवाह किए हों, अंतरजातीय विवाह सम्मेलन किए हों? मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं, केवल जबानी जमा खर्च मोहन भागवत साहब कर रहे हैं अब। बाकी अगर आप आरएसएस का पूरा इतिहास खंगालेंगे, तो आरएसएस के जो मुख्य आइडियोलॉग थे, गुरु गोलवलकर जी, उन्होंने जाति को हिंदू समाज की विशिष्टता बताया। और उन्होंने कहा कि अ, हिंदू समाज बचा इसलिए रह गया क्योंकि उसमें जाति की व्यवस्था थी। तो जो एक अव्यवस्था है, एक कुव्यवस्था है, और जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ समाज को, भागवत जी कह रहे हैं, उनके पूर्ववर्ती जो संघ के विचारक हैं, गोलवलकर जी, वो कह रहे हैं कि वो तो हमारी विशिष्टता रही है। और आप अगर देखेंगे 1925 से लगा करके अब तक निरंतर वो जाति के पक्ष में ही बात करते रहे, जाति के खिलाफ कुछ किया नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अब, क्योंकि एक चेतना है, एक बहुजन चेतना पूरे देशव्यापी आ रही है, और राजनीतिक कारणों से उनको नाराज नहीं किया जा सकता है, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को। इसलिए मोहन भागवत जी के स्वर बदले हुए हैं, और अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जाति ने बहुत नुकसान किया है। आप ये देखिए कि जब देश में जाति जनगणना का सवाल उठता है,
और लोग अपना जाति के आधार पे भागीदारी मांगना शुरू करते हैं, तब आरएसएस अपना स्टैंड बदलता है और वो कहता है कि जाति ने बहुत नुकसान किया। तो आपको जब तक जाति से फायदा हो रहा था, तब तक आपको जाति ने नुकसान नहीं किया, क्योंकि आपके लिए वो प्रिविलेज था और आपके लिए एक सोशल कैपिटल था। लेकिन अब चूंकि दूसरे लोग जाति के आधार पर अपना भागीदारी मांग रहे हैं, तो आपका स्वर बदला हुआ है। तो इसका एक कारण है जो आप समझ सकते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि वो क्या टर्निंग पॉइंट था, तो मैंने अपनी किताब में विस्तार से इसको दर्ज किया है कि कैसे मैं जब संघ का स्वयंसेवक था और मैं प्रचारक बनना चाहता था, तो मुझे मना किया गया कि आप नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अ, ये जो है अभी तक दलित जो है वंचित समाज के लोग प्रचारक बन नहीं रहे हैं, और आप जाएंगे तो आपको जब जाति के आधार पे एक अनुभव होगा, तो उसके बाद आपको कटुता महसूस होगी और फिर आप एक नेगेटिव काम संघ के प्रति करना शुरू करेंगे, ऐसा उनका था। और उन्होंने मुझे कहा आप विस्तारक बन सकते। तो वो एक एक अनुभव था। उसके बाद में अयोध्या की पहली कार सेवा हुई, और कार सेवा के में जो लोग मारे गए, और मेरे अपने शहर में एक गोलीबारी में जो लोग मारे गए, उनका एक अस्थि कलश यात्रा जब मेरे गांव में आई और हमने उनके लिए खाना बनाया, तो उन्होंने ये कहकर खाना वहां बैठकर खाने से इनकार कर दिया कि हम तो खा लेंगे, लेकिन जो साधु संत हैं उनको दिक्कत है, तो आप पैक करके दे दीजिए, अगले गांव में हम खिला देंगे। मतलब उनका ये था कि अगले गांव में ये बताए बगैर कि एक दलित स्वयंसेवक के घर पे ये खाना बना है, हम खिला देंगे उन साधु संतों को। मेरे लिए वो एक शॉकिंग का एक क्षण था। लेकिन हमने पैक करके उनको खाना दिया, और वो खाना ले गए, और अगले गांव में भी खाने के बजाय वो सड़क के किनारे उसे फेंक के चले गए, और रात में वहां पर देर रात उन्होंने खाना बनवाया और खाया। तो उस घटना के बाद मेरे जहन में ये सवाल उठा कि मैं जिस संगठन का पूर्णकालिक प्रचारक बनना चाहता हूँ, अयोध्या जाकर के मरने के लिए तैयार हूँ, वो लोग अगर मेरे घर का खाना भी नहीं खा सकते हैं, तो फिर इस हिंदू राष्ट्र में मेरी जगह कहाँ। और वहीं से ये सवाल जो शुरू हुआ, वो सवाल ने एक तरीके से मुझे आरएसएस से बाहर आने में मदद की, और फिर धीरे धीरे उस विचार से मैंने अपने आप को अलग किया और बाहर किया। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं कि आप बहुत यंग थे जब आपने आरएसएस को ज्वाइन किया। सो आज के टाइम में मुझे बताइए कि जैसे जेनजी जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है आज की, और उस वक्त जब आपने ज्वाइन किया था, और आज तो जैसे कहते हैं हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आरएसएस के पास और सारे टूल्स हो सकते हैं कि यंग जनरेशन को अप्रोच करने के लिए। तो मुझे बताइए आपके टाइम पे कैसा आपका अनुभव था जब आपने ज्वाइन किया, मतलब ऐसा क्या था कि कोई कि आपको इंटरेस्ट लगा कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए इतनी यंग उम्र में। और आज के बारे में आप कैसे सोचते हैं कि आज आरएसएस कैसे जेनजी जनरेशन को अप्रोच कर रही है। शुरू से ही उनका जो लक्ष्य है वो या तो 8-10 साल, 12 साल, 14 साल के जो बच्चे हैं, उन किशोर अवस्था के बच्चों को पकड़ना ही आरएसएस का शुरू से ही एक सोचा समझा लक्ष्य है। आप अगर आरएसएस की स्थापना भी देखेंगे, तो वो जो नागपुर में जिनके साथ इसको शुरू किया गया, वो भी 20 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ शुरू किया गया। तो आरएसएस ये सोचता है, और उनका ये कहना है कि हम खाली स्लेट पर लिखेंगे। मतलब हम नए लोगों पर काम करना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि जो एक उम्र के बाद के जो युवा होते हैं, वो लोग अपना अपनी विचारधारा या सोच बना चुके होते हैं, हम्म। और उन पर कुछ काम करने के बजाय जो अभी जिनका विचार बन रहा है उन पर काम करना है। तो इसलिए उनके शिशु और किशोर स्वयंसेवक पर उनका काम सर्वाधिक रहा है। तो ये तो उनकी शुरुआत शुरू से ही एक नीति रही है। और चूंकि वही उम्र होती है जब आप खेल कूद के प्रति भी आकर्षित होते हैं, व्यायाम के प्रति आकर्षित होते हैं, आपका आपका दिमाग बन रहा होता है।
तो कई लोग कहते हैं कि आरएसएस ब्रेन वॉश करता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो ब्रेन वॉश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो ब्रेन को बनाने का जो काम है, ब्रेन की इंजीनियरिंग और वायरिंग जो जिस समय हो रही है, उसी समय आरएसएस उसमें शामिल हो जाता है, और वो वहीं से तैयार करता है बच्चों को। बाद में वो जीवन भर उसी दिशा में सोचते रहते हैं। आप अगर देखेंगे हाँ। तो जितने भी हिंदी भाषी इलाके हैं, वहां जो सार्वजनिक जगह हैं, उन उन जगहों में आरएसएस की शाखा लगती है, सुबह में, शाम में। तो बच्चे जहाँ पब्लिक पार्क में खेलते हैं या खेल मैदानों में जाते हैं, वहाँ ऑलरेडी आरएसएस की शाखा होती है। तो आपके पास कोई बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है। आप अपने आप ही उसमें घुस जाते हैं, खेलने के लिए घुस जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वहां का खेल कुछ और है, लेकिन शुरुआत तो आप वहीं से कर लेते हैं। तो मेरे वक्त में भी यही था। ज्यादातर जो युवा किशोर अवस्था के जो लोग थे, वो पब्लिक स्पेस में आकर के और आरएसएस के साथ उस तरीके से जुड़ते थे। लेकिन अब चूंकि एक पूरी एक नई जनरेशन है, और खास तौर पे जिसको हम जेन जी कह रहे हैं, और अब तो उससे भी आगे की जेन जेड और अल्फा तक आ गए हैं, वो लोग ज्यादातर सोशल मीडिया से कनेक्टेड लोग हैं। और ये जो डिजिटल टूल हैं, उसका आरएसएस बहुत बेहतर तरीके से उपयोग कर रहा है। अब तो डिजिटल शाखाएं लग रही है जो इंटरनेट पे लगती, मतलब इंटरनेट शाखाएं लगती जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लगती है। आपको पार्क में जाने की जरूरत नहीं है, आप 1 घंटा अपने मोबाइल से उसमें जुड़ सकते हैं। ये सब चल रहा है। और उन्होंने कहा था कि ये प्रोफेशनल लोगों के लिए हैं, जो आईटी सेक्टर में या बाकी चीजों में काम करते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता है, तो वो नहीं आ सकते हैं। लेकिन इसके जरिए क्योंकि अब व्हाट्सएप एक जरिया है, फेसबुक के पेज एक जरिया है, इंस्टा और बहुत सारी जो जगह हैं, वो जरिया है जहां पर आप अपने विचारों को पहुंचा सकते हैं। तो वो जो शाखा में बौद्धिक लगता था, वो बौद्धिक अब पहुंचाने के आपके पास और बहुत तरीके आ गए। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं हिंदूवादी, वो भी अपने तरीकों से काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ने में आरएसएस की जो कामयाबी है, उसका एक कारण ये भी है। और दूसरा, पिछले 25-30 सालों से जो हमारा एक सिस्टम था सरकारी स्कूलों में एक साथ पढ़ने का, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न जेंडर के लोग एक साथ पढ़ते थे, वो अभी खत्म हो गया है। इधर के लोग सरस्वती शिशु मंदिर या आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं, विद्या भारती के स्कूलों में। उधर के लोग अपने अपने धार्मिक जगहों पे के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कोई मदरसे में पढ़ रहा है, कोई मिशन स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब वो मौका ही नहीं है जहां लोग एक साथ आ रहे हैं। तो पहले से ही एक बंटवारा है। दूसरा, हम्म। डिजिटल जो डिवाइड है वो बहुत तेज हो गया है। और तीसरा, आरएसएस ने अपनी रणनीतियां बदल ली है। जैसे उनको लगा कि हाफ पैंट पहन करके नई पीढ़ी शर्मिंदगी महसूस करती है, तो उन्होंने अपना हाफ पैंट की जगह पर पूरा निकर छोड़ के और पूरा पैंट उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो कई तरीकों से उन्होंने युवाओं पर एक तरीके से नजर रखते हुए उस पर काम करके उनको जोड़ने का काम किया है। तो इसीलिए अभी जो युवा भले ही वो शाखा में नहीं जा रहा है, लेकिन वो उनकी विचारधारा से सहमत जो नजर आता है, उसका बहुत बड़ा कारण ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और उसकी वजह से ये काम हुआ है। मेरा तीसरा सवाल ये है कि जैसे आप बात करते हैं कि जो आपका निजी एक्सपीरियंस होता है, निजी अनुभव होता है, किसी भी तरह के एक्सपीरियंस जब आप गुजरते हैं तो आपकी वो जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बनती है उसी तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने किताब लिखी या कोई अपना मेमोयर लिखता है, अपनी कहानियां लिखता है, तो उससे क्या कितना फर्क पड़ता है कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इससे बनती है, और उसको ये मौका मिलता है कि वो जाति के बारे में बात करे या उससे लड़ सके, मतलब अपने निजी अनुभव के बारे में लिख कर। लोगों का भरोसा मुद्रित अक्षरों पर, लिखे हुए छपे हुए अक्षरों पर ज्यादा होता है। जैसे जब केवल इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आए थे, तो हम्म। हम उस समय ये देखते थे कि लोग टीवी की खबर को अखबार से वेरीफाई करते थे कि वो हम्म। अखबार में छपी कि नहीं छपी। तो ये जो लिखित शब्दों का प्रभाव है समाज पर, ये काफी ज्यादा है। और ये जो कहानियां समाज में आती हैं, आप सोचिए कि कई सारी कहानियां जो जिसको हम मिथक कहते हैं, मैथोलॉजी जो जो है, वो कहानियों की किताबों से लोगों को यकीन होता है क्योंकि किताब में छपा हुआ है, किताब है इस बारे में। तो
लिखित शब्दों का जो असर है समाज पे, और जो कहानियों का असर है हमारे यहाँ, कहानियां, स्टोरी टेलिंग एक बड़ा वो रहा है, असरदार माध्यम रहा है। तो मुझे लगता है कि उसको देखते हुए दलित आंदोलन ने जब आत्मकथाएं कहना शुरू किया 1960 के बाद में, दलित साहित्य आया और उसमें आत्मकथाएं आई, तो उसने पूरा परिदृश्य बदला साहित्य में और समाज में। और मुझे लगता है कि ये फेमिनिज्म में भी आप देखते हैं, जहां महिलाओं ने खुद अपनी कहानियां लिखी, तो ऐसा ही जब दलित अपनी कहानियां लिख रहे हैं, तो इन दिनों में अभी हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जो दलित स्वयंसेवक थे और जो अभी आरएसएस को छोड़ दिए हैं, उन्होंने भी अपनी कहानियां लिखना शुरू किया है। तो मेरी किताब एक कहानी है, लेकिन उसके अलावा एक बहुत लंबे समय तक, तकरीबन 18 साल तक प्रचारक रहे हुए सुधीश मिन्नी, जो कि केरला से हैं, उन्होंने भी मलयालम में अपनी कहानी लिखी, वो फिर अंग्रेजी में भी आई। और उसने एक असर किया कि उन्होंने अंदर क्या देखा, आरएसएस के भीतर के जातिवाद को कैसे देखा। ऐसा ही एक किताब अहमदाबाद के रहने वाले मूलचंद राणा ने लिखी। वो अभी अभी तो 65 साल के हैं वो, और उन्होंने 49 ईयर्स आरएसएस के अंदर गुजारे। और उन्होंने अपनी पूरे अनुभव को गुजराती में और हिंदी और अंग्रेजी 3 भाषाओं में, किताब है ब्याह मोह के नाम से। तो उन्होंने भी लिखा कि कैसे उनका उपयोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सामाजिक समरसता मंच बना करके उनका उपयोग किया। जब डरबन में रेसिज्म के खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी यूएन की, तो वहां गए दलितों जो कि जाति को कास्ट रेस के तरीके से दिखाना चाह रहे थे, उनको फेल करने के लिए आरएसएस ने किस तरीके से उनका उपयोग करने की कोशिश की, वो सारी बात उसमें लिखी। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए और अपनी कहानियों के जरिए ये कहा है कि हम आरएसएस में थे और हमको जातिगत भेदभाव का अनुभव हुआ। तो अगर ये कहानियां नहीं लिखी जाती, बाहर नहीं आती, तो जो आरएसएस ये कहता है कि हमारे यहाँ तो कोई जाति पूछी भी नहीं जाती है, कोई भेदभाव नहीं होता है, और हम तो जाति को मानते ही नहीं है, ये चीजें सामने ही नहीं आती अगर हम सब लोगों ने अपनी कहानी नहीं कही थी। और मेरा ये मानना है कि अगर और जो वहां स्वयंसेवक रहे और जिन्होंने छोड़ दिया या अभी भी काम करते होंगे, वो भी अगर अपनी कहानी लिख पाए, तो वो जरूर अपने साथ हुए जातिगत डिस्क्रिमिनेशन की कहानी बाहर आएगी, जो कि आरएसएस के भीतर है। तो आरएसएस का ये कहना है कि हमारे यहाँ जाति नहीं है, हम जाति मानते नहीं, हम जाति के विरोधी हैं, ये बिल्कुल ही सही बात नहीं है। ये ऐसे ही कहने की बात है, क्योंकि मैंने जो कहा राजनीतिक सहीपन, जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है, उसके लिए है। पर ये सही है कि जब कहानियां बाहर आती हैं और कही जाती हैं, तो मुझे लगता है कि वो चाहे मेमोयर हो, चाहे बायोग्राफी हो, चाहे वो आर्टिकल के रूप में हो या कविता के रूप में हो, तो वो बहुत असर करते हैं और वो राजनीतिक चेतना का निर्माण समाज में करते हैं, ऐसा मेरी समझ है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो दलित वर्ग से आते हैं, लेकिन वो आरएसएस से अभी भी जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे होंगे। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या एक ऐसा रीजन है कि वहाँ पे भी इस तरह के लोग भी तो हैं ना, मतलब, लेकिन आपका खुद का एक्सपीरियंस है कि वहाँ पे जातिवादी मानसिकता है या जातिवादी स्ट्रक्चर है, डीप रूटेड है, जैसे कि आपने अपनी किताब में भी मेंशन किया, लेकिन अभी भी तो बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो उस उनका क्या रीजन हो सकता है जुड़े रहने का? एक तो ये, और दूसरा ये कि आपका निजी एक्सपीरियंस उनके निजी एक्सपीरियंस से कितना जुदा है, मतलब कितना उसमें फर्क आपको लगता है? भारतीय समाज में हर क्षेत्र में जाति है, जातिगत भेदभाव है। आप बाजार देखेंगे तो वहां भी है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज देखेंगे तो वहां भी है, ब्यूरोक्रेसी देखेंगे वहां भी है। तो जाति के अनुभव तो सभी जगह पे हैं। बावजूद इसके दलित वहां भी जाते हैं ना, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, शिक्षा के बड़े इदारों में क्या जातिवाद नहीं है? तो क्या दलित वहां नहीं जा रहा? वो जाता है, क्योंकि वो एक्सप्लोर करता है, वो सोचता है कि शायद हम मुझे यहाँ कुछ मिलेगा। तो जो दलित वहां जा रहा है आरएसएस में, उसमें बहुत सारा लोग ऐसे हैं जो शहर में रहते हैं, मिडिल क्लास दलित हैं, उन्होंने थोड़ा पैसा कमाया है, नौकरी पैसा है, या उनके मार्केट से जुड़े हुए काम है।
तो जो मार्केट की जातियां हैं, शहरी जातियां हैं और मध्यम वर्गीय दलित हैं या नौकरी पेशा हैं, उनके अपने अपने हित हैं। मान लिया कोई यूनिवर्सिटी में है और उसको लगता है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बन जाऊंगा अगर इनके साथ लगे रहूंगा, मैं शाखा में जाऊंगा तो मेरा रिज्यूम में ये आ जाएगा। अभी जिस तरह का माहौल है, मार्केट में कोई है तो मार्केट में तो आरएसएस की बड़ी उपस्थिति है। तो जो मार्केट की जातियां हैं दलितों में से, उन जातियों को अगर आप देखेंगे तो उनका 80 से 90% जो है वो आरएसएस बीजेपी के साथ चला गया है, बहुत सालों से चला गया है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। कई सारे सफाई कर्मचारी जो लोग हैं, वो नहीं चाहते हुए भी आरएसएस के साथ हैं, क्योंकि उनकी बस्ती में आरएसएस की कोई स्कूल खुली, वहां से वो पढ़ के निकले हैं। या वो अब जिन नगर निगमों या नगर पालिकाओं के साथ काम करते हैं, वहां के जो बोर्ड हैं वो आरएसएस बीजेपी से अफेक्टेड है। तो लोग अपना भी फायदा देखते हैं और उसके आधार पे तो ये भी देखते हैं कि अगर आरएसएस से जुड़े रहने की वजह से रामनाथ कोविंद जो है भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं, कोई मंत्री बन जाता है, कोई कुछ और बन जाता है, तो लोग ये भी देखते हैं कि हमें वहां मौका मिल सकता है, तो उस वजह से लोग जाते हैं आरएसएस में। और अभी अभी का भी आप आंकड़ा देखेंगे तो पिछले 2-3 चुनाव में आरएसएस बीजेपी बीजेपी को काफी वोट गया है, दलितों का, आदिवासियों का, क्योंकि वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। लंबे समय तक वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ थे, वहां उनको लगता है कि नहीं, यहाँ अभी हमारे लिए जगह नहीं है, यहाँ पहले से ही जो जमे हुए लोग वही बैठे रहेंगे, तो नए लोग अपना जा करके और इधर भी वो कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकली बीजेपी में हैं और कुछ लोग हैं जो आइडियोलॉजिकली बीजेपी में। तो ज्यादातर दलित जो वहां हैं वो राजनीतिक कारणों से और अपने निजी कारणों से वहां पर हैं। जो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध दलित हैं, जो अम्बेडकराइट दलित हैं, वो उधर नहीं जा रही। लेकिन जो केवल दलित हैं और केवल वहां अपना कहीं भी एक खोज रहे हैं, वो वहां चले जाएंगे, क्योंकि उनका कोई विचारधारा पहले से तय नहीं है। या फिर दलितों में भी ऐसे कई परिवार हो चुके हैं जिनकी 3 पीढ़ियां आरएसएस में हैं, उनके दादा थे, पिता हैं, अब बच्चे हैं। तो आप उनसे तो क्या ही उम्मीद करेंगे, वो तो उधर ही जाएंगे जिधर उनका लालन पालन हुआ है, उनका उनका तो परवरिश ही वहां हुई है। तो जिनकी अपब्रिंगिंग ही आरएसएस में हुई है वो आरएसएस में ही रहेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम इसको तब मानेंगे जब प्रतिबद्ध अम्बेडकराइट जो लोग हैं, वो लोग अगर आरएसएस में जा रहे हैं तो वो चिंता का हमारे लिए विषय होगा। बाकी तो संख्या के लिहाज से 25 करोड़ लोग अगर इस देश में अभी हैं, दलित आदिवासी समुदायों से, तो उनका उनमें से बहुत लोग, लाखों की संख्या में लोग उधर भी होंगे। तो उसको मैं कोई बहुत ज्यादा उस रूप में नहीं लेता हूं। मैं तब लूंगा जब यहाँ जो पूरी दलित बहुजन विचार वाले जो लोग हैं, वो लोग, प्रमुख लोग, अगर आरएसएस और बीजेपी के खेमे में चले जाएंगे तो वो हमारे लिए चिंता की बात जैसा कि आप देखते हैं खबरों में भी और हर जगह, हम आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं कि दलित जो है वो आज भी जातिवाद का या उसके ऑपरेशन का सामना कर रहा है। बहुत सारे ऐसे होते कि मर्डर देखते हैं, रेप, इस तरह की न्यूज हमारे सामने है। और ये सब तब भी हो रहा है जब उनको लेके कानून है, SC/ST कानून भी है और उस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स भी होते हुए भी। तो आपको क्या लगता है, आपके निजी अनुभव के उसको देखते हुए भी, कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि क्यों आज भी इतने सालों बाद भी भारत किस तरह से इस चीज को डील करने में, कास्ट बेस्ड ऑपरेशन या डिस्क्रिमिनेशन को डील करने में फेल हुआ है? और अभी जिस तरीके का करंट पॉलिटिकल सिनारियो है, जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें कैसे आप कुछ उम्मीद दिखती है कि ये सब चेंज होगा? जो भारतीय समाज है वो बहुत ही विषम तरह का एक ग्रेडेड इनइक्वलिटी वाला समाज है। और हमारे यहाँ व्यक्ति की गरिमा के लिए कोई जगह नहीं है। तो आप इंडिविजुअल, एक पर्सन की जो डिग्निटी की बात है, वो कहीं आपको नजर नहीं आती है। यहाँ पर गाय की डिग्निटी है, यहाँ मूर्तियों की डिग्निटी है, यहाँ मंदिरों की डिग्निटी है, यहाँ धर्मस्थलों की बहुत सारा सम्मान है। लेकिन व्यक्ति की डिग्निटी नहीं होने की वजह से आप ये पाते हैं कि कोई नेता बीजेपी का आदिवासी के ऊपर मूत्र विसर्जन कर देता है। अभी जो जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, जैसे रायबरेली में जिस युवक को जितनी निर्ममता से मारा गया, या रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, या सीजीआई पे जूता फेंक रहे हैं सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा बात करते हुए, तो आप सोच सकते हैं कि एक सफाई कर्मी
समुदाय के हरिओम वाल्मीकि के साथ जो हो सकता है, वो ही दूसरे रूप में पलट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ हो सकता है। और पढ़ा लिखा व्यक्ति कर रहा है। यहां आप कह सकते हैं कि अपराधी कर रहे हैं, लेकिन वहां पढ़ा लिखा एक वकील, सीनियर सिटीजन, वो कर रहा है। तो ये जो समाज है, इस समाज में दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का और महिलाओं का जो स्थान है, वो धर्म शास्त्रों ने वहां निर्धारित कर रखा है जहां उनको जानवरों से भी बदतर माना जाता है। वहां उनको इंसान ही नहीं माना जाता है, उनको ह्यूमन बीइंग के नाते व्यवहार ही नहीं किया जाता उनके साथ। इसलिए ये सब करते हुए किसी को ये महसूस नहीं होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। उनको पाप का बोध नहीं होता, उनको आत्मग्लानि नहीं होती, उनको शर्मिंदगी नहीं होती, उनको ये भी नहीं लगता है कि हम गैर वैधानिक काम कर रहे हैं और हम एक इंसान की गरिमा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जो विचार है, ये सदियों से यहाँ व्याप्त है। और पढ़ने लिखने के बावजूद भी और बहुत सारा सुधार हो जाने के बावजूद भी ये चीजें बदलती नहीं है। क्योंकि कोई भी जो छुआछूत कर रहा है, जातिवाद कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, शोषण कर रहा है, उसको लगता है कि ये तो मेरा अधिकार है। दलितों के साथ तो मैं कर ही सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। उनको तो मैं पीट सकता हूँ, उनको तो मैं मार सकता हूँ, उनको तो मैं गाली दे सकता हूँ। इसलिए दलित 90 साल का है और गैर दलित जो है वो 20 साल का भी है, तो वो उसको बहुत बुरे अंदाज में बात करेगा, अपने जूतों के यहाँ बिठाएगा, अब एक ही कप में चाय नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि गंभीर रूप से बीमार समाज है हमारा, जो इंसान को इंसान नहीं समझता है। हम उस सामान्य शिष्टाचार को नहीं सीख पाए हैं जो कि दुनिया में हर कोई जानता है कि इंसान और इंसान बराबर होता है। यहाँ भगवान की नजर में इंसान बराबर होता है, लेकिन इंसान की नजर में इंसान बराबर नहीं होता है। तो यही विचार जो है, जिसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने, महात्मा फूले ने, पेरियार ने, नारायण गुरु और गाडगे महाराज और सावित्रीबाई फुले और पता नहीं कितने लोगों ने ये जो लड़ाई लड़ी, वो निरंतर लड़ाई है। वो जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जाति व्यवस्था के खिलाफ, और वो लड़ाई अभी भी जारी है। अभी भी मानसिकता बदली नहीं है। और मुझे तो खतरा लगता है कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बातें चल रही है और वो बनता है, तो उस हिंदू राष्ट्र में फिर से दलितों की स्थिति इस संवैधानिक राष्ट्र में आज जो है उससे भी बहुत बदतर होने की संभावना दिखाई देती है। आप इस बारे में भी बहुत लिख चुके हैं कि कैसे हिंदू जो नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हिंदू पॉलिटिक्स, हिंदू कि उसमें अपनी किताब में कि वहाँ पे जातिवाद है, मतलब हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। आपको लगता है कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है अभी हाल ही के सालों में दलितों के खिलाफ के लिए मतलब ज्यादा अपराध बढ़े हैं, या दलितों के लिए उनकी थोड़ा सा नरमी आई है, मतलब उनकी जो अप्रोच में, या ये सिर्फ टोकनिज्म ही है, पॉलिटिकल टोकनिज्म? दलितों के खिलाफ अपराध तो बढ़ता ही जा रहा है, उसमें घट नहीं रहा है। आप एनसीआरबी की डाटा देखेंगे तो अपराध कम नहीं हो रहा है, अपराध तो बढ़ रहा है। लेकिन दलितों के साथ होने, दलितों के हितैषी होने के लिए भी बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं ना। जैसे डॉक्टर अंबेडकर के से जुड़ी हुई तमाम जगहों पर जो सैकड़ों करोड़ रुपया लगा करके और उनको बड़ा बड़ा विशाल भवन बनाया गया। तो ठीक है, उन चीजों को आप विरासत को सहेज रहे हैं, उनको विकसित कर रहे हैं, संवर्धित कर रहे हैं। वो वो किसी भी एक राष्ट्र के लिए अच्छी चीज हो सकती है। लेकिन उसी समय आप भारत के संविधान को जंतर मंतर पे जलाते हैं। महाकुंभ में आप एक ऋषि संविधान लाते हैं 700 पेज का, और उसमें आप मनुस्मृति के आधार पे और धर्म ग्रंथों के आधार पर देश बनाने की और देश चलाने की बातें करते हैं। तो जब मनुस्मृति के आधार पे आप देश चलाएंगे, तो उसमें फिर शूद्रों का, स्त्रियों का और पंचम वर्गीय दलितों का, अछूतों का, आदिवासियों का, घुमंतू लोगों का, उनका क्या जगह होगा? तो वो तो खतरा है ही। तो कहने के लिए कि भाई हम जाति को नहीं मानते हैं और हम तो, अब तो छुआछूत खत्म हो गया है, सब बराबर हो गए हैं। जब सब बराबर हो गए हैं, तो कोई पानी की मटकी छू लेने की वजह से किसी टीचर द्वारा किसी स्टूडेंट को क्यों मारा जाता है? या भोजन माता भोजन बनाती है उत्तराखंड में और छोटे छोटे बच्चे गैर दलित उसको खाने से इनकार कर देते हैं, या कोई मूंछ रखने की वजह से दलित को मार डाला जाता है, घोड़ी पर बैठने को लेकर के इतने सारे अत्याचार होते हैं, या अंतरजातीय विवाह करने पर ऑनर किलिंग के जो केसेस आते हैं। तो ये जो जाति के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन है और जो शोषण है और जिस तरह का
एट्रोसिटी है और ब्रूटल एट्रोसिटी है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। उसमें तो कोई कमी नहीं हो रही है ना। अभी जिन जो जो वीडियोज आते हैं और जो घटनाएं होती जा रही है, उसमें क्रूरतम नृशंसता जो बढ़ रही है। मुझे लगता है कि क्या एक ऐसे समाज के लिए जो ये दावा करता है कि हम बहुत सहिष्णु समाज है और हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम तो पूरी दुनिया में सबसे शांत समाज हैं, अच्छे समाज हैं, पूरी दुनिया को अपना घर मानते हैं, दुनिया को घर मानते हैं, आप सबके लिए सहिष्णु हैं, आप अपने ही समुदाय के निचले तबके के लिए बिल्कुल सहिष्णु नहीं है, तो ये क्या स्थिति है? तो इसलिए मुझे लगता है कि हिंदू संगठन भले ही कितनी बातें करें और बढ़ते जाएं, लेकिन उनका दलितों के प्रति जो घृणा है, ये घृणा केवल जबान से नहीं आती है, ये घृणा, ये हेटर्ड इन द बेली है, ये बिल्कुल नाभि से घृणा है, और ये फैली हुई है पूरी तरीके से। आपने इस बारे में भी बात करी है कि जब आपको हिंदुत्व पॉलिटिक्स में आपको जब आपको ट्रेल लगा, जब आपको उसके कॉन्ट्रडिक्शंस सामने आए, जब आपको लगा कि ये लोग कहते कुछ और है या करते कुछ और है, जब आपने अपनी किताब में भी ये बात लिखी है, तो इससे आपका जो एक्टिविज्म है आज के दौर में जब आप कर रहे हैं इतने सालों से, तो उसने उस चीज को कैसे शेप किया? लाइक इतने साल जब आपको रियलाइज हुआ, उसके बाद आपका एक्टिविज्म की तरफ रुख हुआ, अम्बेडकराइट आंदोलन की तरफ भी रुख हुआ आपका। तो आपको क्या लगता है पर्सनल जो बिट्रेयल होता है जब आप पॉलिटिक्स में देखते हैं कि अच्छा ये कॉन्ट्रडिक्शंस देखते हैं, तो कैसे वो एक्टिविज्म कैसे शेप हुआ आपका? देखिए, मैं तो जब निकला वहां से तो आप फिजिकली किसी जगह को छोड़ देते हैं, इतने मात्र से आप छोड़ नहीं पाते ना। क्योंकि एक ऐसी उम्र में आरएसएस ने मुझे मेरे जहन को और मेरी सोच को प्रभावित किया कि मैं वहां से निकल गया, लेकिन मेरे भीतर बसे हुआ जो आरएसएस था, उसको निकलने में थोड़ा वक्त लगा। और वो निकालने का जो काम है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने से हुआ। क्योंकि अगर मैं उनको नहीं पढ़ता तो ना मैं फुले को जानता, ना मैं पेरियार को जानता, ना कबीर को उस रूप में जान पाता। तो और वही यात्रा है जहाँ बुद्ध तक की जो यात्रा है वो वहीं से हमें प्राप्त होती है। तो मेरा, चूंकि फिर मैं वहां से निकला, और वहां से निकलने के बाद मुझे लगा कि पहले मेरे लिए ये बहुत व्यक्तिगत था, और मुझे लगता था कि मुझे बदला लेना चाहिए क्योंकि मेरे साथ ये हुआ। लेकिन जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, तो मेरे को समझ में आया कि मैं कोई अकेला व्यक्ति नहीं हूं, या ये कोई दुर्लभ घटना नहीं है मेरे साथ हुई, ये तो हर एक के साथ हो रही है। बाबा साहब के साथ भी यही सब, जब उन्होंने कालाराम मंदिर प्रवेश का आंदोलन किया, या महार सत्याग्रह किया, या पूना पैक्ट के वक्त में यवलाकन कॉन्फ्रेंस, मतलब उनका हर समय, उनके पूरे जीवन भर जो हिंदू समाज ने उनके साथ किया, वैसा हर दलित के साथ। तो वो उस चीज ने मुझे ये तय करने का अवसर दिया कि व्यक्तिगत बदला लेने से कुछ होता नहीं है, आपको बड़े बदलाव के लिए काम करने की जरूरत है। और ये जो बदला लेने से बदलाव की तरफ जाने का जो यात्रा है, यही एक्टिविज्म की तरफ की भी यात्रा है। और इसी ने मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में, कि कैसे मैं अपने समुदाय को उन पीड़ाओं से मुक्त करूं, कैसे उनको उन चीजों से रोकने का प्रयास भी करूं जो अनुभव हमें हो चुका है, जो अनुभव हमारे महापुरुषों और मास्त्रियों को ऑलरेडी हो चुका है, वही अनुभव फिर से सभी को लेने की जरूरत नहीं है। तो जो हमने भोगा, हमने देखा और हमने महसूस किया, उसके आधार पे हम अपने समुदाय को कैसे बचा सकते हैं और कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो वही जो एक्टिविस्ट बनने के पीछे का जो कारण था, वो उसी ने ये मुझे अवसर दिया कि मैं अपना जर्नलिज्म को भी, तो मैं जर्नलिस्ट भी एक तरीके से, जर्नलिस्ट बहुत कम समय में उसमें रहा जहां मैं केवल खबरें लिखने में था। बल्कि फिर मुझे लगा कि नहीं, केवल लिखने से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ जिन चीजों के लिए लिखना है उनके साथ अगर कहीं मुट्ठी बांध के नारा लगा करके कहीं धरना प्रदर्शन भी देना है तो वो भी करना चाहिए। तो मेरे लिए एक्टिविज्म ज्यादा जरूरी था। तो मेरा लेखन भी, मेरा जर्नलिज्म भी, मेरा सारा काम भी एक कार्यकर्ता के रूप में ज्यादा है। और मुझे लगता है कि वो अम्बेडकराइट लिटरेचर पढ़ने से अ, वो उसने एक आकार मेरे भीतर लिया, और ट्रू सेंस में आरएसएस से बाहर निकलने में जो मदद दी, वो भी अम्बेडकराइट लिटरेचर ने ही दी।
जैसे कि आपने कहा कि जैसे दलित असर्शन जो है आज के दौर में लिटरेचर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ग्रास रूट मूवमेंट्स जो होते हैं, आपको क्या लगता है कि जो यंग दलित्स है इस इन्हीं माध्यम से किस तरह से इंडियन सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का काम करें? क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वो लोग आर्ट भी बना रहे हैं, वो लोग और उस तरह की चीजों में दलित असर्शन की तरह उनकी बात कर रहे हैं, मूवमेंट की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। अलग अलग तरीकों से वो लोग, अलग अलग माध्यम से वो लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कैसे, किस तरह से जो ये अलग अलग तरीके वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंडियन सोसाइटी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहे हैं? देखिए, जितनी भी उत्पीड़ित अस्मिताएं हैं, दबी कुचली हाशिए की जमातें हैं, उन सब जगहों में यह असरसन आपको दिखता है। वो चाहे महिलाएं हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे दलित हों। और इसकी शुरुआत एक तरीके से दलित साहित्य से शुरू होती है, और फिर वो साहित्य के साथ साथ फिर वो कला के क्षेत्रों में भी जाता है, कि केवल लिखना ही नहीं, बल्कि जो नए फिल्मकार फिल्में बना रहे हैं, जय भीम जैसी मूवीज आ रही हैं, या और भी बहुत सारी असुरन कनन जैसी मूवीज आई, पारंजीत और इन लोगों ने किया। तो चाहे वो फिल्म हो, चाहे सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि बहुत सारे दलित जो आ रहे हैं, और साहित्य से जो शुरू हुआ एक पहला, तो मुझे लगता है कि असरसन की शुरुआत यूं माने हम कि लोगों ने ये कहा कि हम मानव हैं, हमको मानव मानो, इंसान के रूप में हमें इंसान का दर्जा दो और हमें अपने अधिकार दो, वहां से बात शुरू होती है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम पर एट्रोसिटी आप नहीं कर सकते, तो दलित पैंथर जैसा आंदोलन आया जो ब्लैक पैंथर से प्रभावित था। और उसी के साथ साहित्य आया, लोगों ने कहा कि हमारी कहानी हम लिखेंगे, आप क्यों लिखेंगे, दूसरे लोग क्यों हमारी लिखेंगे। जैसा कि चीनू अबीबा ने कहा कि जब हिरन अपनी कहानी लिखेंगे, तब वो शेर की बहादुरी के किस्से नहीं लिखेंगे, तब उनकी नजर में शेर शिकारी होगा, और वो हिरणों की पीड़ा के बारे में लिखेंगे। तो दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, या और उत्पीड़ित जमातों की कहानियां बाकी लोगों ने भी लिखी होगी, लेकिन वो कहीं और बैठ करके, किसी और कोण पर बैठ के उनका दृष्टि था। लेकिन जब लोगों ने खुद अपनी कहानियां लिखना शुरू किया, तो उसमें उन्होंने अपना भोगा हुआ यथार्थ लिखा, जो उनका अपना एक लिव्ड एक्सपीरियंस है वो लिखा। और वो फिर असरसन और आगे बढ़ा। तो लोगों ने कपड़े पहनने से लगा करके वो कैसे रहेंगे, अभी अगर मूछ रखने को लेकर के लोग अगर एक कैंपेन चलाते हैं कि तुम अगर किसी को मूछ रखने की वजह से मारोगे, तो हम हर व्यक्ति मूछ रखेगा, ये पितृसत्ता हो सकती है। स्त्रीवादी नजरिए से आप कह सकते हैं कि मूछ रखना क्या ही बड़ी चीज है। लेकिन जहां मूछ रखने की वजह से मारा जा रहा है इंसान, तो वो भी एक एक तरह का प्रतिरोध है। या अपने घरों में घोड़ी रख करके घोड़ी पर लोग बैठना शुरू करते हैं कि तुम हमें घोड़ी पर बैठने से नहीं रोक सकते हो, या तुम हमारा किस्सा, कहानी, कविता नहीं लिखोगे, हम लिखेंगे, हम फिल्म बनाएंगे, हम अपना करेंगे। तो अब दलित साहित्य भी है, दलित कला भी है, दलित गीत भी हैं, दलित नाटक करने वाले थिएटर ग्रुप्स भी हैं, दलित फिल्मकार भी आ रहे हैं, बहुत सारे दलित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आप देखते हैं जो अपने तरीकों से चीजों को लिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कई तरीकों से ये असरसन नजर आता है, और इसके जरिए न्यायपूर्ण एक जस्ट सोसाइटी बनानी है, एक बराबरी वाला समाज बनाना है। तो न्याय समानता हो आधार, ऐसा रचेंगे हम संसार। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का जो हमारा संविधान के प्रियम्बल में जो वादा है, उसके आधार पर समाज रचना के लिए ही ये सारे प्रयास हैं। तो वो दलित जब अपनी कहानी कह रहा है, तो वो केवल कहानी कह के रोना धोना नहीं है, वो विलाप नहीं कर रहा है, उसका रुदन नहीं है। उसके पीछे ये है कि वो प्रतिरोध तो दर्ज करा ही रहा है, उसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि ये भी दर्ज किया जाए कि हम इस समाज, अभी समाज रचना से संतुष्ट नहीं है, हम एक नया समाज बनाना चाहते हैं जब सब बराबर होंगे। तो मेरा ये मानना है कि असरसन और जो एक तरह का रेजिस्टेंस है, उसी से एक नए समाज की कल्पना भी उभर करके आती है।
तो जब भी हम जातिवाद के बारे में बात करते हैं तो हम उसके बारे में ही बात करते हैं कि एनाइलेशन ऑफ कास्ट के बारे में, कि जाति खत्म ही हो जानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो इन हाल ही के सालों में आरएसएस का स्टैंस बदला है, उनका कास्ट सेंसस पे भी बात आई है, बीजेपी ने भी इतने सालों में डिनाई कर रही थी कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, आरएसएस भी करती आई है, और वो डिसमेंटल की भी बात करी है जातिवाद को। तो आपको क्या लगता है कि जो अनाइलेशन ऑफ कास्ट है वो संघ से आ सकता है? आपको ऐसा लगता है, ये उम्मीद है, या ये बिल्कुल ही आउटसाइड ऑफ द संघ की बात है अनाइलेशन ऑफ कास्ट? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब वो उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कि सारी बीमारी की जड़ जाती है और उसको एनिहिलेट होना चाहिए, तो कौन रोक रहा उनको? अभी तो पता नहीं कितने इंजनों की सरकार है उनकी, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की तो सरकार में वो बैठे हैं, चक्रवर्ती साम्राज्य है, सब जगह वही बैठे हुए हैं। तो सत्ता में वो बैठे हैं, धर्म सत्ता में वो बैठे हैं, अर्थ सत्ता उनके पास है, और आरएसएस जैसा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उनके पास है। अब कौन रोक रहा उनको जाति को नष्ट करने में? तो समूल जाति का उच्छेद वो क्यों नहीं कर देते हैं, पहला सवाल तो ये। लेकिन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो आइडिया है, वो चाहे बुद्ध का आइडिया है, महावीर का आइडिया है, लोकायत, आजीवक, चारवाक, और भक्ति आंदोलन के रैदास का जो बेगमपुरा का आइडिया है, और कबीर का जो अमर देशवा का आइडिया है, और बाद में जिस आइडिया को फुले और पेरियार और बाकी लोग और डॉक्टर अंबेडकर तक आता है, वो आइडिया और आरएसएस का आइडिया में बहुत अंतर है। क्योंकि अगर आप डॉक्टर अंबेडकर का 1936 का लिखा हुआ भाषण, जो किताब में प्रकाशित हुआ किताब के रूप में, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें देखेंगे उनका शोध क्या कहता है। उनका शोध कहता है कि जाति का जन्म होता है हिंदू धर्मशास्त्रों से, वहां से वर्ण व्यवस्था आती है, और वो जाति की पूरी चीजों को लेजिटिमेट करने का या धर्म युक्त बनाने का, प्रामाणिकता देने का जो काम करते हैं वो धर्मशास्त्र करते हैं, और उसी से वो व्यवस्था चलती है। तो क्या आरएसएस और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इन धर्मशास्त्रों को डायनामाइट लगा करके उड़ा देना चाहिए, पूरी तरीके से उनको नष्ट किए बगैर जाति नष्ट नहीं हो सकती? तो क्या जाति को नष्ट करने का आरएसएस का आइडिया डॉक्टर अंबेडकर के इस आइडिया से मेल खाता है? क्या वो धर्मशास्त्रों को नकार सकते हैं? उन्होंने आज दिन तक मनुस्मृति को नहीं नकारा, जिस मनुस्मृति को डॉक्टर अंबेडकर 1927 में ही जला चुके थे, भस्म कर चुके थे। उस मनुस्मृति के पक्ष में 1933 में सावरकर बड़ा आर्टिकल लिखते हैं, और उसके कई साल बाद में गोलवलकर भी मनुस्मृति की प्रशंसा करते हैं। आज भी आरएसएस की शाखा में तू मनु की संतान, मनुष्य तू बड़ा महान जैसे गीत गाए जाते हैं। आज तक आरएसएस ने मनुस्मृति जैसे ग्रंथ के खिलाफ कभी सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं कहा। तो आप सोचिए कि जो धर्म के शास्त्र, जो धर्म की संस्थाएं, और जो धर्म की व्यवस्था इस जातिवाद को बनाए रखती है, उन सबको आप बनाए रखेंगे और जाति को आप खत्म कर देंगे, ऐसा कैसे होगा? जाति की नींव में तो ये सब चीजें हैं ना। तो आप नींव बनाए रखेंगे, तो ऊपर ऊपर से आप कैसे इसको नष्ट करेंगे? तो मेरा ये मानना है कि आरएसएस अगर ईमानदारी से जाति का उच्छेद करना चाहता है, और वाकई उसे ये चिंता है कि हिंदुओं का बहुत नुकसान हुआ, और डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा हिंदू समाज का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया है तो वो जाति ने किया है। तो अगर वो उसी नतीजे पे पहुंचे जिस नतीजे पे बाबा साहब पहुंच चुके थे बहुत पहले, तो उनको डॉक्टर अंबेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ करके उसमें दिए गए जो तरीके हैं जाति को उच्छेद करने के, उन्हीं तरीकों पे काम करना चाहिए। अगर आरएसएस वो करने के लिए तैयार हैं, तब मैं मान सकूंगा कि वो वाकई जो कह रहे हैं वो ईमानदारी से कह रहे हैं। बाकी तो ये लिप सर्विस है जो वो करते ही रहते हैं, ऊपर ऊपर, कंठ से ऊपर ऊपर की बातें हैं जो जो वो अक्सर कहते हैं।